जय हिंद दोस्तों, शिक्षा एक उद्देश्य चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए गणित के मैथ पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आया हूँ। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणित सभी विज्ञानों की सिंह द्वार व कुंजी है, यह कथन है। ऑप्शन दिए गए बेकन, ड्यूट, स्किनर और कॉमेट। ठीक है, गणित सभी विज्ञानों की सिंह द्वार व कुंजी है, यह कहा है बेकन ने। किसने कहा है? बेकन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 5 + 3 = 8। क्वेश्चन दिया गया है कि इस सीमित उत्तर प्रश्न का तदनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न होगा। देखिए यहाँ पर बात की जा रही है कि इस सीमित उत्तर प्रश्न का, है ना, क्योंकि 5 + 3 = 8 फिक्स आंसर होता है। ठीक है, अब इसमें दिया है कि तदनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न होगा। देखिए मुक्त अंत और वृद्ध अंत दो तरह के आपने पढ़े होंगे। चलिए उसमें पहले ऑप्शन में देखते हैं कि 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट दिया है 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि 8 प्राप्त हो। नेक्स्ट ऑप्शन है कोई ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका योग 8 है। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा 5 और 3 का योग क्या होगा। देखिए बात करेंगे इसमें मुक्त उत्तर प्रश्न की, तो 5 और 3 का योग जो है ना वो प्रॉपर तरीके से 5 + 3 कितना हो जाएगा, यहाँ भी 8 ही होगा। तो ये इसका आंसर, क्योंकि ये इसका फिक्स्ड आंसर आएगा, इसलिए ये भी मुक्त उत्तर प्रश्न नहीं होगा। नेक्स्ट है 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि 8 प्राप्त हो, 8 प्राप्त हो, है ना। तो यही आपका क्या है, इसमें भी फिक्स है आपका कि भाई 5 जो है ना उसमें क्या करेंगे +3 करेंगे तो फाइनल है कि 8 ही आएगा। ठीक है, तो ये भी फिक्स आंसर है, तो इसलिए ये भी राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी नहीं होगा और सेकंड में नहीं होगा। नेक्स्ट जो है वो हमारा है कि कोई ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका योग 8 है। देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या आ जाती है कि कोई भी ऐसी संख्याएं दो पूछी गई है। मान लीजिए 1 + 7 = 8, ये भी इसका राइट आंसर है। 2 + 6 = 8, ये भी इसका राइट आंसर है ना। और बात करेंगे अगर 3 + 5 = 8 और 4 + 4 = 8, तो हम कह सकते हैं कि कई सारी कंडीशन है ना इसमें क्या है फिट हो सकती है। यानी इसके कई सारे जो है ना हम तरीके से इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो जहाँ पर कई तरीकों से उसका आंसर को प्राप्त किया जाए वही आपका होता है मुक्त उत्तर प्रश्न। ठीक है, जो कि मुक्त अंत में आता है। ठीक है कि नहीं है, जिसका पर्टिकुलर एक आंसर फिक्स आंसर नहीं होता। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है। देखेंगे ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। बात की गई है अच्छी पाठ्य पुस्तक की, यानी कि अच्छी पाठ्य पुस्तक की कौन सी विशेषताएं होगी, है ना। तो फर्स्ट इसमें ऑप्शन क्या है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन है कि अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चे जो है ना आसानी से क्या कर सकें, समझ सकें, जो ज्ञान का निर्माण कर सकें, चीज़ों को बेहतर तरीके से समझें। ठीक है, नेक्स्ट दिया है कि उसमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए। तो देखिए केवल शब्द यहाँ पे आ गया, तो केवल शब्द ही क्या कर देगा, यहाँ पे इसको गलत कर देगा कि भाई क्या सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि अभ्यास अगर होंगे तभी वो क्या कर पाएगा, वो अच्छी या विशेष महत्वपूर्ण पुस्तक होगी। तो भाई क्या हो गया यहाँ पे, ये गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, वह आकर्षक और रंगीन होनी चाहिए। यानी कि क्या है, आकर्षक और रंगीन होनी चाहिए। भाई रंगीन होने का, आकर्षक होने का गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं में इसको इंक्लूड नहीं किया जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए। यानी मोटी है या बड़ी है तो वो क्या है, अच्छी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी नहीं। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यानी कि आप समझिए जरा कि प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए जो विशेषताएं हैं उसमें से एक होनी चाहिए कि उसमें अवधारणाओं का परिचय जो है ना वो संदर्भों के द्वारा दिया गया जाना चाहिए, है ना। तो यही क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है। व्यवहारिक किसका है? उपकरणों का महत्व है, क्योंकि यह बहुत मदद करते हैं। देखिए, आपने देखा भी होगा कि बच्चों को समझाने के लिए कई बार कई सारी चीज़ों का हम क्या करते हैं, हेल्प ले लेते हैं, जिससे क्या होता है कि बच्चों की जो समझ है ना, वो बेहतर तरीके से विकसित होती है ना। उनको आसानी से किसी भी टॉपिक को समझाया जा सकता है, ठीक है कि नहीं? इसलिए जैसे कई बार आपने हेल्प ली होगी कई सारी चीज़ों को। मान लीजिए आप जैसे मैथ ही पढ़ा रहे हैं, और मैथ में जब भी आप कोई भी उसमें जैसे कि लेंथ के बारे में जब आप बताना चाहते हैं उनको, ठीक है, कोई ऐसी मेजरमेंट के बारे में बताना चाहते हैं, तो सबसे पहले ऐसा थोड़ी कि फॉर्मूला राइट कर दिया उसमें कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, है ना। क्या करते हैं, उनको बताते हैं कि भाई ये छोटा है, ये बड़ा है, ये अलग अलग। इसमें मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक यूनिट्स का यूज करते हैं इस तरीके से। खैर, आगे ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पे, मानसिक और मौखिक परिकलन की गति को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए, है ना। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा शब्दों में व्यक्त समस्याओं को हल करने के लिए। बताइए क्या राइट आंसर होगा इसका। तो देखिए, बात यहाँ पे की जा रही है प्राथमिक स्तर की, और उसमें कहा जाता है कि शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व पूछा है। किसका पूछा है? तो जब भी व्यवहारिक उपकरण का जो हम यूज करेंगे, तो वो किस में हेल्प करते हैं? तो वो हमारे लिए हेल्प करते हैं उसकी मूल गणितीय जो संकल्पना है ना, उसको समझाने के लिए बेहतर तरीके से उनका उपयोग करते हैं। किसी भी उपकरण का उपयोग गणित की मूल संकल्पना को समझाने के लिए प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है ना, वो क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन दिए गए हैं इसके, प्रगति पत्रक को भरना, नेक्स्ट है सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना। सत्रांत यानी होता है सत्र के अंत में, है ना, यानी कि जो सत्र है उसके अंत में परीक्षा के लिए क्या करना, एक प्रश्न पत्र की योजना बनाना। या फिर बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना है, यानी समझ में क्या है कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है उनको जानना। या फिर नेक्स्ट है अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना, यानी अभिभावकों को फीडबैक देना कि बच्चा जो है ना आपका किस तरह के परफॉर्मेंस दे रहा है, किस तरह का कर रहा है, ठीक है। तो देखिए, बात की जा रही है गणित में निदानात्मक। निदान का अर्थ होता है कि जब भी कोई परेशानी प्रॉब्लम है उसका क्या करना, एक तरह से सॉल्यूशन निकालना, ठीक है। तो बात जब सॉल्यूशन की जा रही है, तो यहाँ पे हम समझेंगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड क्या है, सही है। क्यों? क्योंकि बच्चों की समझ में, बच्चों को समझने में जो कठिनाई आ रही है, जो रिक्तियाँ हैं, जो परेशानियाँ हैं, उनको जानना, ठीक है। जब आप उनको जानेंगे उसके बाद ही क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन देंगे। इसलिए गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य जो है ना, वो बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानने से है। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक डैश से शुरुआत कर सकता है। ऑप्शन है इकाई वर्ग गणन की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना, यानी हमारे पास यूनिट है कि भाई लेंथ जो भी मेजरमेंट की है, मीटर, सेंटीमीटर, उनकी सहायता से उनका कैलकुलेट करें, गणन करें, और उससे क्या करें, आकृतियों का क्षेत्रफल निकाल लें। चलिए आगे दिया है, भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों का स्पष्ट करना। कि आपको पता है कि भाई कोई भी रेक्टेंगल है, इसका एरिया निकालना है, उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई कर दिया, सीधा सीधा फॉर्मूला यूज किया, इससे निकालना। या फिर नेक्स्ट दिया है हथेली और पेंसिल, नोटबुक या फिर आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन दिया है आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना, और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखिए, बात यहाँ पर की जा रही है ना, फोर्थ ऑप्शन आपको देखो अब सही से दिख रहा होगा, आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना, है ना। देखिए, अब देखते हैं फिर से एक बार क्वेश्चन। बात यहाँ पर की जा रही है क्षेत्रफल की अवधारणा की, ठीक है, और बात यहाँ पर की गई है किसकी, प्राथमिक कक्षा की, है ना। तो आप समझिए जरा, जब भी आप कॉन्सेप्ट क्षेत्रफल की अवधारणा की बात की जाती है, जब भी क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट आप अवधारणा जब बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं, तो डायरेक्टली हम किसी फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, फॉर्मूला, क्योंकि उनको पता ही नहीं है ना। और ना ही फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, और ना ही कोई भी यूनिट्स का सीधा यूज कर सकते हैं।
जिसमें मीटर, सेंटीमीटर इनका यूज करते हुए बता दें। सबसे अच्छा होता है कि जब भी आप एरिया बताएंगे तो मान लीजिए कोई वहाँ पे कोई डस्टर रखा हुआ है, कोई और भी आपके पास पेंसिल है, हथेली है, किसी ऐसी चीज़ का, या फिर नोटबुक है, उन सब का आप यूज करते हुए आप उनको बताएं कि बताइए इसमें क्या आपको बड़ा दिख रहा है और क्या छोटा दिख रहा है ना। तो जो वहाँ पे चीज़ें दिखती है, कोई छोटा है आकृति है ना, या फिर कोई बड़ी आकृति है, तो उसमें क्या है बच्चे बड़ी आसानी से अंतर कर पाएंगे कि भाई हाँ ये छोटा है तो इसका आकार जो छोटा है तो इसका क्षेत्रफल भी कैसा है, छोटा है। और जब किसी चीज़ का आकार जो है ना वो बड़ा है तो इसका क्षेत्रफल भी क्या है, बड़ा है। तो कह सकती है कि क्षेत्रफल की अवधारणा को समझाने के लिए हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 को क्या करेंगे, राइट करेंगे कि हथेली, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना ही क्या है, क्षेत्रफल की अवधारणा को परिचित कराने की शुरुआत है ना। चलिए, तो कहीं ना कहीं शिक्षक इन सारी चीज़ों से अवधारणा, क्षेत्रफल की अवधारणा को पढ़ाने की शुरुआत कर सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है, ऑप्शन है हमारे सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। नेक्स्ट दिया है सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता होना। देखिए एक टेक्निकल जो हम कह सकते हैं निपुणता, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी भी टेक्निक में निपुण होना ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं बच्चों की समझ के लिए उतना ज़रूरी नहीं रहता है ना। आगे है अधिकतर सूत्रों को याद करना, बात की गई है किसकी, अधिकतर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा अगर क्वेश्चन वो फॉर्मूले जो है ना उनको लर्न करवा दें तो ये भी क्या है बच्चों के लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट दिया है बहुत जल्दी सवालों को हल करना, तो ये कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए ज़रूरी है कि जो भी अवधारणाएं हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनको समझाना, ठीक है, और उनमें कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बनाना कि भाई ये जो अवधारणा, मान लीजिए कि जैसे हम एरिया ही किसी बच्चे को समझा रहे हैं तो उसमें हम समझा सकते हैं कि भाई ये क्या है, इसकी लेंथ है, इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई है, जब इसको क्या करते हैं हम गुणा करते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से इसका एरिया फाइंड करते हैं, यानी क्षेत्रफल निकालते हैं। कोई भी जो भी कॉन्सेप्ट है आप उसको समझाएंगे, बताएंगे और कनेक्ट करेंगे चीज़ों को, ठीक है। यही क्या है अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। ऑप्शन एप्स में दिया है, आगे भी क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है, ठीक है। बात करेंगे उसे पढ़ाने की विधि। नेक्स्ट है अंकित प्रश्नों का हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, यानी अब देखो यहाँ भी सूत्र आ गया आपका। मैंने कई बार आपको बताया सूत्र जैसी जो चीज़ें हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला, ये क्या है, ये आंसर को पॉजिटिव वे में लेके नहीं जाती हैं। चलिए आगे भी देख लेंगे, पाठ्य पुस्तकों में से सामग्रियों के लिखने का तरीका, ये भी ठीक है। कक्षा में चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास, तो ये भी ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो बात की गई सूत्र की, यही हमारा क्या है, गलत है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि एनसीएफ 2005 जो है ना, जो क्वेश्चन दिया गया है वो इस थॉट को, इस विचार को, इस सिद्धांत का पालन नहीं करता है। किसका नहीं करता है, कि अंकित प्रश्नों का हल करने के लिए विद्यार्थियों को सिर्फ निर्धारित सूत्र को बता देना, इस तरह की अवधारणाओं को एनसीएफ 2005 नहीं मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे उपयुक्त व्यू रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता, है ना, जो हमारे पास रुपए हैं उनको जोड़ने की, ठीक है, कैलकुलेट करने की, तो कुशलता को आत्मसात करने के लिए क्या किया जा सकता है। ऑप्शन है, और फर्स्ट दिया है प्रतिरूपों का प्रयोग करना। नेक्स्ट दिया है भूमिका निर्वाह, यानी रोल प्ले। रोल प्ले को हम कह सकते हैं एक तरह का अभ्यास ही होता है, क्या होता है, अभ्यास करना, ठीक है। और नेक्स्ट दिया है बहुत सारे सवाल हल करना, या फिर नेक्स्ट दिया है सूचना संप्रेषण तकनीकी आईसीटी का प्रयोग करना। देखिए बात की जा रही है यहाँ पे धनराशि की कैलकुलेशन करने की, तो आपने देखा होगा एक माइनर डिफरेंस देखा होगा कि जो बच्चे कहीं ना कहीं जिनकी जैसे शॉप है, कोई दुकान है, और वहाँ पे वो क्या करते हैं, पैसों को कैलकुलेट करते हैं, डेली करते हैं, तो आपने देखा होगा कि उनका जो कैलकुलेशन है वो बहुत फास्ट होती है। अब क्यों फास्ट है, क्योंकि वो डेली उनका कह सकते हैं कि रुपए जो है ना वो काउंट कर रहे हैं,
ठीक है, गुणा भाग जो भी है, घटाना, ये सब कर रहे हैं उसमें, तो इनकी एक अवधारणा, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है कि नहीं है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि यहाँ भी बात उसी को किया गया है कि सबसे उपयुक्त क्या व्यू रचना है जिससे कि धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात किया जाए। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी भूमिका निर्वाह, रोल प्ले, एक तरह का अभ्यास। अगर अभ्यास कोई भी बालक या बालिका करती है तो आसानी से उस कॉन्सेप्ट को समझेगी और वो आसानी से धनराशि के योग के कॉन्सेप्ट को आत्मसात कर पाएगी या कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ने का उद्देश्य है। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ने का उद्देश्य। अब देखिए ऑप्शन देखते हैं इसमें, संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना, यानी जो संख्याएं हैं, जो वहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं, उनको इकाई, दहाई और सैकड़ा के फॉर्म में देखना और स्थानीय मानों के सार्थकता को समझना कि उनका स्थानीय मान क्या है ना। नेक्स्ट दिया है 4 अंकों वाली संख्या के योग और व्यवकलन के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना। तो देखिए कक्षा 3 का जो विद्यार्थी है वो उसका उद्देश्य के लिए उद्देश्य प्रवीणता प्राप्त करना बिल्कुल भी नहीं होता है ना, क्योंकि अभी तो वो कॉन्सेप्ट को समझ ही रहा है। नेक्स्ट दिया है बड़ी संख्याओं को पढ़ने के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना, तो यहाँ भी प्रवीणता प्राप्त हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। 6 अंकों तक गणना करना, भाई आपको पता है क्लास 3 की बात हो रही है, तो वहाँ पे 6 अंकों की संख्याओं का कॉन्सेप्ट तो सीधा रख नहीं देंगे उसके लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी संख्याओं को सैकड़ों, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना। यानी वो जनरली छोटी से जब बोलते हैं ना, स्टार्टिंग जिसको बोलते हैं कि भाई इकाई है, दहाई है, जैसे कोई भी संख्या है 1 2 3 4 यही है ना, तो वो समझ पाता है कि भाई ये इकाई अंक है, दहाई अंक है, सैकड़ा अंक है, इस तरीके से, और इनका स्थानीय मान क्या होगा, है ना, इस कॉन्सेप्ट को क्या है समझ पाता है। तो यही उसके लिए कैसा है, यही उसका उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गणित में गणना करने यानी कैलकुलेशन करने संबंधी कौशलों का किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे विकास से रिलेटेड है, किसके द्वारा विकास उसका किया जा सकता है, ठीक है। चलिए तो हम समझेंगे इसको। ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है इसमें, फर्स्ट केवल एल्गोरिथम का वर्णन करके। देखिए एल्गोरिथम का वर्णन करके ठीक है, लेकिन जो केवल शब्द है ये इसको क्या कर देता है, गलत कर देता है ना। नेक्स्ट है कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखेंगे, संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास करना। देखिए संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं का स्पष्ट करने के बाद अभ्यास करना ठीक है, लेकिन ये जो कहा गया ना अधिक से अधिक, जो जोर डाल दिया गया है शब्दों पे, ये इसको क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। नेक्स्ट दिया है केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर, तो मैंने कहा ना केवल शब्द यहाँ भी क्या है, आंसर को जो है ना ऑप्शन को संकुचित कर देता है, ठीक है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। यानी कि गणित में गणना करने संबंधी कौशलों का जो विकास है ना वो किसके द्वारा किया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है, कक्षा में अभ्यास हेतु जो क्रियाशील गतिविधियां हैं ना उनका आयोजन करके, ठीक है। आपने देखा होगा कि क्लास में जैसे कोई भी गतिविधि, मान लीजिए छोटे बच्चे हैं उनको राउंड बिठा देते हैं और उसके बाद संख्याओं की कैलकुलेशन करवाते हैं, 1 2 3 4 इस तरह की गतिविधि होती है, या और भी इस तरह की कोई भी गतिविधि हम करते हैं, उससे क्या होता है, इन सारी गतिविधियों का आयोजन जो है ना वो अभ्यास करवाता है और कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है कहने के बच्चों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट दिया है रोहिणी विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए 4 = 2 + 2, 4 = 1 + 3 आदि। वह संख्या की किस विकासात्मक अवस्था पर है, गुणनखंडी, तो इसमें कोई गुणनखंड का काम नहीं हो रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका गलत। संक्रिय अवस्था, बिल्कुल सही है। परिमाणात्मक अवस्था या फिर विभाजनात्मक अवस्था। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है संक्रिया से, क्यों, ये संक्रिया ही है जो अलग अलग एक तरीकों से एक ही उत्तर पर क्या है, मतलब हम कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग तरह का जो हम कॉन्सेप्ट, अलग अलग तरह का जो हम माइंड में विचार लेके आ रहे हैं, तर्क लेके आ रहे हैं, इसी को बोलते हैं संक्रिया अवस्था।
ठीक है। इसलिए जैसे क्वेश्चन जनरली मैंने इससे पहले बताया आपको, मान लीजिए जैसे 7 है तो 7 किसका, किन दो संख्याओं का ये जोड़ है, तो 1 + 6 हो गया आंसर, 3 + 4 हो गया आंसर। इस तरह के जो कॉन्सेप्ट होते हैं ये सक्रिय अवस्था ही है जिसमें अलग अलग तर्क के माध्यम से, विचार के माध्यम से हम आंसर तक पहुंचते हैं। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखेंगे, कक्षा 3 का बच्चा 482 को 482 पढ़ता है, लेकिन इसके बाद क्या करता है, वो 40,082 लिखता है। यह शिक्षक के लिए किस ओर संकेत करता है? ऑप्शन दिए गए हैं, बच्चा संख्या की अभिव्यक्ति के विस्तारित रूप और लघु रूप से भ्रमित है, या फिर नेक्स्ट दिया है, बच्चे शिक्षक को स्थानीय मान विषय तभी पढ़ाना चाहिए जब बच्चे संख्याओं को भली प्रकार लिखना सीख जाएं, या फिर नेक्स्ट है, बच्चा कक्षा में एकाग्र नहीं है और ध्यान से नहीं सुनता, तो ये तो बिल्कुल गलत है, या फिर बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ नहीं कर पाया है अभी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा 4 ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कक्षा 3 का जो बच्चा है वो क्या है, 482 इसको पढ़ता तो है लेकिन उसको स्थानीय मान की क्या है, समझ नहीं है, इसलिए वो 482 को पढ़ सकता है लेकिन क्या है, लिखने में उसको परेशानी आ रही है ना। तो स्थानीय मान की समझ ना होने से ये प्रॉब्लम उसको हो रही है। तो कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, त्योहार के समझ कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल मतलब ऑफर जो देते हैं ना, पर कक्षाई चर्चा शुरू की गई है। अब कक्षा में इस प्रकार की चर्चा, ऑप्शन है, अपने वाद विवाद संबंधी कौशलों को बढ़ाने में विद्यार्थियों की सहायता करती है। यहाँ पर वाद विवाद की बात ही नहीं है ना। चलिए खैर आगे बात करते हैं, कक्षा में गर्मा गर्मी वाली बहस, तो भाई गर्मा गर्मी मतलब क्या है, गुस्सा थोड़ी ऐसी दिखाई जाएगी भाई, तो ये भी क्या है, हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये जो चर्चा रखी गई है ये ऐसा थोड़ी है कि भाई एक दूसरे पर क्या करें, बच्चे गुस्सा दिखाएं, गर्मा गर्मी कर दें। आगे दिया है, एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट दिया है कि अपेक्षा की जानी चाहिए कि यह कक्षा के शोर को स्तर को बढ़ाती है, ये भी गलत है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। समझिए जरा इसको, क्योंकि प्रतिशत प्रकरण के समय अब ऑफर की बात की जा रही है, सेल की बात की जा रही है ना, वो भी परसेंटेज की। भाई आपने देखा होगा दुकानों में, मॉल में छूट जो दी जाती है कि भाई 20% छूट है या 30% छूट है, जो भी है इस तरह की। तो ऐसे जो प्रकरण है, ऐसे जो चर्चा है, ये क्या करती है कि एक दूसरे के विचार, इसके प्रति जो विचार है वो क्या क्या है, बच्चों को वो सहायता देते हैं, एक दूसरे के विचारों को सुनते हैं, समझते हैं और एक अपना थॉट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो और ये सारी चीज़ें क्या है, तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी करती है ना। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणित को कहा जाता है, यहां पर सॉरी कर लेना आप जरा, क्या है क्वेश्चन है, इसमें है गणित को कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, मन की भाषा, शक्तिशालियों की शक्ति, है ना, मूर्त भाषा, या फिर मस्तिष्क का व्यायाम। तो इसका राइट आंसर है मस्तिष्क का व्यायाम ही इसका क्या है, राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि कह सकते हैं कि भाई जो एक मेंटल एक्सरसाइज है वो गणित के माध्यम से हमारी हो जाती है, क्योंकि मैथ में जो हमारे कॉन्सेप्ट जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या इनसे भी आगे जो हम कह सकते हैं संक्रियाओं को जो कंप्लीट करते हैं, तो इसके लिए गणित को कहा जाता है मस्तिष्क का व्यायाम। ठीक है, प्रॉपर तरीके से गणित को सॉल्व करने में क्वेश्चन को हमारे माइंड की एक्सरसाइज हो जाती है।